हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरी इस ऑनलाइन क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज जो हमारी क्लास है वो भारतीय संविधान में 1892 का भारत शासन अधिनियम जो था उससे आगे के बारे में है। कल हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के यानी कि संविधान की अवधारणा जो शुरू हुई ब्रिटिश संविधान की, वहां से लेकर के 1892 के भारत शासन अधिनियम के बारे में पढ़ा था। आज हमारी क्लास उससे आगे रहने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। अगर आप मेरी क्लास पर नए हैं तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों तक इसे पहुंचाइए और कोई भी दिक्कत है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिए। चलिए 1895 की बात करते हैं। 1892 के बाद 1895 में 1905 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक पेश करते हुए संविधान की मांग की। अच्छा, ये एक संविधान की मांग नहीं थी, यह स्वराज्य की मांग थी। किसकी मांग थी? स्वराज्य की मांग थी। अच्छा, स्वराज्य की मांग मतलब अपना राज्य यानी कि अपना कानून, तो ये संविधान हो गया। तो इसको ही हम भारतीय संविधान की सर्वप्रथम अवधारणा बताते हैं। यानी कि अगर भारतीय संविधान की सबसे पहली अवधारणा कहीं से शुरुआत मानी जाती है, जहां से अवधारणा विकसित हुई, तो वो कौन सा है? 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक का पेश करना है, जिसमें इन्होंने स्वराज्य की मांग की यानी कि संविधान की मांग की, लिखित रूप से कानूनों की मांग की, जिसमें अपना कानून बने, अपना स्वराज्य हो। और संविधान की सर्वप्रथम अवधारणा भी कब हुई? 1895 में हुई। कब हुई? 1895 में। इसके बाद 1909 का मार्ले मेंटो सुधार अधिनियम आता है। उसके बाद 1909 का मार्ले मेंटो सुधार अधिनियम आता है। मार्ले मेंटो सुधार अधिनियम। देखिए, मार्ले कौन है? सचिव है। और मेंटो कौन है? तो वायसराय है। मार्ले मेंटो सुधार अधिनियम 1909 में आया। मार्ले कौन है? तो भारतीय सचिव है। मेंटो कौन है? तो वायसराय। इन दोनों के हिसाब से एक अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम में यह भी है कि मेंटो उस समय वायसराय थे। इन्होंने मार्ले को लिख करके भेजा था कि अगर हम भारत में अपना शासन लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको इनको आपस में ही लड़ाना होगा। और ये बाकायदा लिखा हुआ है, ये बाकायदा लिखा हुआ है। हम जब बुक्स पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे और इनके इतिहास के बारे में जानेंगे तो ये था कि जो मार्ले मेंटो सुधार अधिनियम आया था, ये भारत में सांप्रदायिकता को, भारत में जातिगत जितनी भी भिन्नताएं हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ही आया था। कौन सा अधिनियम? मार्ले मेंटो सुधार अधिनियम। और इनकी कल्पना भी यही थी कि हमको करना भी यही है। इनकी, मार्ले की और मेंटो की कल्पना भी यही थी कि हमको करना भी यही है। तो क्या क्या हुआ उसमें? तो हम बात करते हैं मार्ले मेंटो सुधार अधिनियम 1909 की। सबसे पहले क्या हुआ, आपको पता है कि जो गैर सरकारी सदस्य चल रहे थे भारतीय विधान परिषद में, जो भारतीय विधान परिषद किसकी थी? वायसराय की, प्रतिनिधि मंडल जो था वायसराय का, उसमें हमने 1892 के भारत शासन अधिनियम में पढ़ा था, भारत परिषद अधिनियम में पढ़ा था कि जो गैर सरकारी सदस्य हैं उनकी संख्या 12 से 16 हो गई। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि यह संख्या विधान परिषद में, वायसराय के विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 16 से 60 हो गई। कितनी हो गई? 16 से 60 हो गई। कौन से अधिनियम के तहत? मार्ले मेंटो सुधार अधिनियम के तहत हो गई। लेकिन ये हर जगह समान नहीं थी। हर जगह समान मतलब हर जगह से एक तरीके से चुन करके नहीं आते थे, मनोनीत होकर के अलग अलग तरीके से ये मनोनीत होकर के आते थे। इसमें क्या हुआ, वायसराय तथा गवर्नर की कार्यकारी परिषद में भारतीयों का चयन होना शुरू हुआ। ये तो विधान परिषद थी। एक कार्यकारी परिषद थी जो प्रमुख सलाहकार समिति हुआ करती थी। वायसराय की
कार्यकारी परिषद में भारतीयों का चयन शुरू। कौन से एक्ट के तहत या कौन से कानून अधिनियम के तहत? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत, जिसमें सबसे पहले सत्येंद्र नाथ आए थे सामने। याद रखना, सबसे पहले कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ जी थे। सत्येंद्र नाथ पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको वायसराय की कार्यकारी परिषद में हिस्सा बनाया गया। सत्येंद्र नाथ सिन्हा इनका पूरा नाम है। क्या नाम है इनका? सत्येंद्र नाथ सिन्हा पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीयों की तरफ से वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों के रूप से चुने गए थे। ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, मुस्लिमों को, मैंने बोला ना सांप्रदायिक भावना, मुस्लिमों को अलग से निर्वाचन शुरू। और मैंने बताया है, ये लिखित है, कारण भी यही था, ये लोग सांप्रदायिक सद्भावना बढ़ाना चाहते थे। इसी के कारण सांप्रदायिकता का जनक जो भारत में कहा जाता है वो लॉर्ड मिंटो, ठीक है ना। किसको कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो या मार्ले मिंटो सुधार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? या तो सांप्रदाय का जनक जो कौन है वो लॉर्ड मिंटो है, या जो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया है वह भारत में सांप्रदायिक सद्भावना का जनक है। इसने क्या कहा कि सब लोगों को बांट दिया। प्रेसिडेंटी ऑफ चैम्बर्स जो हुआ करते थे, सबके लिए जो जो जनप्रतिनिधि संस्थाएं होती थी, उनमें जो जो जातिगत लोग थे, उन सबको बांटना शुरू किया। और सबसे पहले इसने बांटा मुस्लिमों को। और मुस्लिमों को जब अलग से निर्वाचन शुरू किया तो यह भी कहा गया कि जो जिस जाति का है वो उसी को वोट देगा। जो जिस जाति का है, जो जिस धर्म का है, वो उसी को वोट देगा। तो निश्चित है सांप्रदायिकता बढ़ेगी, तो ये आपस में लड़ने लग जाएंगे, इनको अंग्रेजों को भगाने की फुर्सत मिलेगी नहीं। ये कारण था लॉर्ड मार्ले मिंटो का, जो मार्ले मिंटो है, इनके द्वारा 1909 के भारत सुधार अधिनियम का लाना। क्लियर है? कौन सा अधिनियम है? 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है। 1909 के एक्ट के बारे में कई लोगों ने, जब सांप्रदायिकता बढ़ी या मुसलमानों के लिए, मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन पद्धति शुरू हुई, तो कई लोगों ने अलग अलग मत दिए 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम के बारे में। 1909 के एक्ट के बारे में कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने कहा है कि इन्होंने उभरते राजतंत्र को मार डाला। लिखिए, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, के.एम. मुंशी ने 1909 के सुधार अधिनियम के बारे में कहा है कि इन्होंने उभरते राजतंत्र को मार डाला। कि जिस तरीके से भारत का राजतंत्र, भारत की जनप्रतिनिधि जो संस्थाएं थी, वो एक साथ मिलकर के आगे बढ़ रही थी, उनमें इन्होंने फूट डाल दी, मुसलमानों को अलग से निर्वाचन दे दिया। तो उभरते राजतंत्र को मार डाला। किसने कहा? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने कहा। आर.सी. मजूमदार ने कहा है कि यह अधिनियम केवल चंद्रमा की चांदनी मात्र है। लिख सकते हैं कि यह अधिनियम केवल चंद्रमा की चांदनी मात्र है। किसने कहा है? आर.सी. मजूमदार ने कहा है। किसने कहा है? आर.सी. मजूमदार ने कहा है। जबकि रैमजे मैकडोनाल्ड जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहा, रैमजे मैकडोनाल्ड जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री का रहा, उसने कहा इन बातों को दबाने के लिए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसने कुछ नहीं कहा, ये तो प्रजातंत्र जो लोग हैं और नौकरशाही में मध्यस्थता निभाने का केंद्र है। 3 मत हैं इसके बारे में। लॉर्ड मार्ले मिंटो, ये था क्या? वास्तव में उभरते राजतंत्र को मारने वाला था क्या? केवल चंद्रमा की चांदनी मात्र। आर.सी. मजूमदार, उभरता राजतंत्र मार डाला, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने कहा। लेकिन रैमजे मैकडोनाल्ड जो प्रधानमंत्री रहा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहा, उसने कहा था कि नहीं ये ऐसा कुछ नहीं है, यह है तो प्रजातंत्र और नौकरशाही के बीच में मध्यस्थता निभाने का केंद्र है। किसने कहा था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा था। किसके बारे में कहा था? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत। याद रखना, भारत में कोई भी सांप्रदायिकता नहीं थी, शुरुआत हुई यहां से। भारत में सांप्रदाय की शुरुआत मूलतः कहां से हुई है? 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से हुई है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, आगे पढ़ते हैं।
आपको कोई भी समस्या है, कोई भी क्वेश्चंस आपका जो है, जो आपके कंफर्म नहीं है, आप मुझे बाकायदा लिख दें कमेंट्स में, मैं आपको पूरा ब्यौरा दे करके, आपको बता करके कमेंट्स का आंसर दे करके आपको जरूर लिखूंगा। चलिए आगे के अधिनियम के बारे में बात करते हैं। 1919 का मॉन्टेग्यू, याद रखना मॉन्टेग्यू सचिव है, चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम या सुधार अधिनियम, बात है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो है, जो भारत शासन अधिनियम है, 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, ये आया था 23 दिसंबर के दिन। याद रखना डेट भी अगर पूरी हो तो 23 दिसंबर 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम या 1919 का भारत शासन अधिनियम आया, जो लागू कब हुआ? 1921 में। लागू कब हुआ? 1921 में लागू हुआ था, ठीक है ना भाई। अब ये 1919 में लागू है, इन्होंने ये क्यों लाया? क्या 1909 का जो अधिनियम आया था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जो 1909 में आया था, उससे भारतीय जनता संतुष्ट नहीं थी भाई। इन्होंने उभरते राजतंत्र में कील ठोक दी, सांप्रदायिकता बढ़ा दी, हम लोग इनसे खुश नहीं थे। उसको दबाने के लिए, उससे और संतुष्ट करने के लिए ये अधिनियम आया। तो याद रखना, लिख सकते हैं 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से भारतीय जनता संतुष्ट नहीं थी, उनको संतुष्ट करने के लिए 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया। इसके तहत इन्होंने सांप्रदायिक चुनावों को और बढ़ावा दे दिया, कम नहीं किया। सांप्रदायिक चुनावों को बढ़ावा, इन्होंने कम नहीं किया इसको, ऐसी नहीं कि इन्होंने कम कर दिया, नहीं, बढ़ावा दे दिया, उल्टा बढ़ावा दे दिया। इन्होंने सबको अलग अलग कर दिया, सिखों को, मुस्लिमों को पहले कर ही दिया था, तो मुस्लिम भी लिख सकते हैं हम इसमें, मुस्लिमों को भी, मुस्लिम, सिख, मुस्लिमों, यूरोपीय, जो लोग यूरोप से आए हुए थे, अन्य जो जातियां थी, जितनी भी यूरोपीय थी, यूरोपियों को, आंग्ल भारतीय समुदायों को, भारतीय समुदायों को, दलितों को, सबको अलग अलग कर दिया। कौन से अधिनियम में? 1919 के भारत शासन अधिनियम में इन लोगों ने सबको अलग अलग कर दिया, और महिलाओं को भी वोट देने का आधार, दो को अलग अलग निर्वाचन। बड़ी अच्छी लाइनें हैं, इससे हमको समझना है कि ये फैली कैसी है, ये राजनीति जो चल रही है देश में, ये हो रहा है आज इतनी सांप्रदायिकता भड़क रही है, ये इस तरीके से आई थी। ये हम लोगों की ही मूर्खता है जो आज यहाँ है, बाकी का है कुछ नहीं। यहीं रहने वाले हैं, यहीं मरेंगे, यहीं सब कुछ करेंगे, लेकिन सत्यानाश जरूर करेंगे एक दूसरे का, कोई भी धर्म हो। तो सिखों को, मुस्लिमों को, यूरोपियों को, आंग्ल भारतीयों को, समुदायों को, दलितों को अलग अलग से निर्वाचन शुरू किया गया इसमें, ठीक है। और महिलाओं को वोट देने का आधार या अधिकार, महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी दिया गया। कौन से शासन अधिनियम में दिया गया था? 1919 के भारत शासन अधिनियम में दिया गया था। भारत में उस समय अंग्रेजी राज्यों के सीधे प्रांत थे 9 प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, 9 प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। देखिए, याद है जब क्लास पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था द्वैध शासन बाद में आएगा, उसको अच्छे ढंग से समझाऊंगा। 9 प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की। द्वैध शासन है क्या? द्वैध शासन का जनक लियोनस कार्टियस है। वहां ज्यादा था नहीं, इसको समझना नहीं था हमको, इसलिए मैंने वहां पे बताया नहीं था, यहां बता देता हूं। द्वैध शासक का जो जनक है वो लियोनस कार्टियस नाम का व्यक्ति है। इसने द्वैध शासन की शुरुआत की, और यह यूनानी था, यानी कि यूनानी शब्द से इसका उत्पन्न हुआ है। यूनानी शब्द से उत्पन्न हुआ इसका, आप इतना याद रखिए। यूनानी शब्द है डाइआर्की शब्द से इसका उत्पन्न हुआ। डाइआर्की शब्द से इस द्वैध शासन का उत्पन्न हुआ है, ठीक है ना। जनक कौन है इसका? लियोनस कार्टियस है। जनक कौन है इसका? लियोनस कार्टियस है। द्वैध शासन का मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है कि 2 प्रकार की सरकारें बन जाएंगी। कितने प्रकार की सरकारें बन जाएंगी? 2 प्रकार की सरकारें बन जाएंगी। एक प्रांतीय सरकार जो राज्यों में है, जो जिनको मतलब सीधा का सीधा अंग्रेजों का शासन है, प्रांतीय सरकार बन जाएगी।
दूसरी जो सरकार है वो विधान परिषद हो जाएगी। कौन हो जाएगी? विधान परिषद, यानी कि जो अलग है। देखिए सीधा डायरेक्ट समझ लेते हैं। दो मेन काम तो कर रही है विधान परिषद। विधान परिषद कहां की? द्वैध शासन को समझा रहा हूं मैं, अलग से समझ लेना आप। विधान परिषद है वायसराय, इसकी कार्यकारी सदस्य विधान परिषद, यानी कि ये है भाई साहब संवैधानिक प्रधान। ये कौन है? संवैधानिक प्रधान। अब दो जगह, एक तो प्रांत जिन पे सीधा का सीधा अधिकार है, एक देशी रियासत। भाई भारत में स्थिति क्या है? प्रांत, देशी रियासत, और एक कौन है? केंद्र शासित प्रदेश, जिन पे अंग्रेज ही शासन करते हैं, मूलतः अंग्रेजों का शासन है। ये तीन स्थितियां हैं राज्यों की या जगहों की, स्थानों की। इन्होंने क्या किया कि विधान परिषद तो मेन है, संवैधानिक प्रधान है, ठीक है ना, अंत में इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, लेकिन कानून ये भी बना सकते हैं, और इनसे तो कोई मतलब है नहीं। कानून प्रांत भी बना सकते हैं, कानून केंद्र शासित प्रदेश भी बना सकते हैं, लेकिन अंततः अनुमति किसकी लेनी पड़ेगी? विधान परिषद की। उसे ही द्वैध शासन कहा जाता है। यानी कि कानून बनाने का काम तो है इनका, लेकिन कानून को निर्धारित करने का काम वायसराय का है, वायसराय की विधान परिषद का है, वायसराय की कार्यकारी परिषद का है। ये समझ लो कि एक के दो हिस्से कर दिए। जिस तरीके से राष्ट्रपति काम करता है विधान, और अपनी राज्यसभा और लोकसभा काम करती है, काम राज्यसभा और लोकसभा दोनों करती है, लेकिन कानून बनेगा जब राष्ट्रपति साइन कर देगा। उस तरीके से समझ लो, ये है द्वैध शासन। जनक कौन है? लियोनस कार्टियस है। जनक कौन है साहब इसका? लियोनस कार्टियस है। और अगर इसको सीधे ढंग से किताबी ढंग से समझना है तो हम द्वैध शासन को बोल सकते हैं कि ये जो सरकार का जो ढांचा है वो दो तरीके से होगा, केंद्रीय व एकात्मक। केंद्रीय व एकात्मक दो तरीके से होगा, परंतु केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों को विधान बनाने का अधिकार तो है, संघ को भी है विधान बनाने का अधिकार और प्रांतीय को भी है विधान बनाने का अधिकार, लेकिन अनुमति कौन देगी? विधान परिषद, यानी कि वो विधान परिषद जो वायसराय की है, ठीक है ना। यानी कि केंद्रीय सरकारों को भी कानून बनाने का विधान है, प्रांतीय सरकारों को भी कानून बनाने का विधान है, लेकिन उन पर अंतिम अनुमति वायसराय की विधान परिषद देगी। ये द्वैध शासन है जो 9 प्रांतों में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत शुरू हुआ, लेकिन यह व्यवस्था असफल रही। यह व्यवस्था कैसी रही? असफल रही, हर बार असफल रही। यह व्यवस्था असफल रही, ठीक है ना भाई। किसने शुरू किया था द्वैध शासन को? लियोनस कार्टियस को जनक माना जाता है। पहली बार भारत में, मुझे राजस्थान याद आ जाता है बार बार। पहली बार 2 सदनों की स्थापना, 2 सदनों की स्थापना की गई। पहली बार 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत 2 सदनों की स्थापना की गई और प्रत्यक्ष निर्वाचक प्रणाली शुरू। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरू। याद रखना, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कब शुरू हुई? तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरू हुई थी। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली तो पहले शुरू हो चुकी थी, गैर सरकारी सदस्य जनप्रतिनिधि संस्था के चुनते थे। अब प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरू हुई और पहली बार 2 सदनों की स्थापना, द्विसदनीय व्यवस्था शुरू की गई। कौन से अधिनियम में? 1919 के भारत शासन अधिनियम में शुरू की गई। मताधिकार, जो भाई मत देता था वो किसको देता था भाई? जो मत वाले थे, जो मताधिकार था वो किस प्रकार से था भाई? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरू हुई तो जो व्यक्ति मत देगा वो कौन कौन होगा? संपत्ति के आधार पर, यानी कि जो व्यक्ति मत देगा वो संपत्ति के आधार पर सरकार गठन करेगी। कर के आधार पर, किस के आधार पर मत होगा? संपत्ति के आधार पर, कर के आधार पर एवं शिक्षा के आधार पर। यानी कि ये 3 आधार बनाए गए। आधार में बनाए गए होगा कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, कितना कर देता होगा बंदा, कितनी संपत्ति उस बंदे पर, जो उस पर अधिक संपत्ति होगी वो देगा वोट। उस हिसाब से इन्होंने 3 आधार बना करके कहा कि जो इस हिसाब से होगा वो मत देगा। आज तो हमारा मताधिकार 18 साल का कोई भी हो, कैसा भी हो, विशेष व्यक्ति हो, यानी कि चाहे विकलांग हो, कैसा भी हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, सब वोट, हर एक व्यक्ति बंदा वोट देता है।
जो 18 वर्ष पूरी कर चुका हो। लेकिन यहां मताधिकार क्या था, संपत्ति कर और शिक्षा के आधार पर जिन व्यक्तियों को ये लोग फिक्स करते थे वो लोग ही मत देते थे, ठीक है ना। इसके तहत ही लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। 1919 के तहत ही लोक सेवा आयोग के गठन की बात, लोक सेवा आयोग के गठन की बात कही गई थी। किसमें कही गई थी? 1919 के भारत शासन अधिनियम में कही गई थी, जिसमें ली आयोग की स्थापना की गई। कौन से आयोग की? ली आयोग की स्थापना। इसके गठन के लिए बाद में ली आयोग की स्थापना की गई और 1 अक्टूबर 1926 को संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। बाद में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं 1 अक्टूबर 1926 को संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। रॉस बोरकर अध्यक्ष बने। लोक सेवा आयोग के गठन की बात 1919 के भारत शासन अधिनियम मार्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में कही गई। इसके बाद ली आयोग की स्थापना की गई इसके लिए और 1 अक्टूबर 1926 को संघ लोक सेवा आयोग का गठन हुआ रॉस बोरकर की अध्यक्षता में। रॉस बोरकर की अध्यक्षता में ली आयोग की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 को संघ लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। कौन से अधिनियम के तहत? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत पहली बार केंद्रीय बजट से, जो केंद्रीय बजट होता था उस बजट से अन्य बजटों को अलग किया गया। लिखिए, चलिए मार्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम चल रहा है, लिखते जाइए एक करके आप। मैंने इसको खूब अच्छे ढंग से मेहनत करके लिखा है, आप नोट्स बनाइए, साथ में लिखिए। कोई क्वेश्चन है तो उसको पूछिए, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। सबसे पहली बार केंद्रीय बजट से, पहली बार केंद्रीय बजट से राज्य बजट अलग। प्रभु आना, केंद्रीय बजट से पहली बार राज्य बजट अलग किया गया। कौन से अधिनियम के तहत? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत पहली बार ऐसा हुआ। इसके तहत एक वैधानिक आयोग की स्थापना की गई। कौन से आयोग की स्थापना की गई? वैधानिक आयोग की स्थापना। और इसमें कहा गया कि हर 10 वर्ष बाद इसकी जांच के लिए एक दल का गठन किया जाएगा। हर 10 वर्ष बाद या प्रत्येक 10 वर्ष बाद जांच के लिए दल का गठन किया जाएगा। किसकी जांच के लिए? 1919 के मार्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत केंद्रीय बजट से राज्य बजट को अलग किया गया और इसकी जांच के लिए वैधानिक आयोग की स्थापना की, जो प्रत्येक 10 वर्ष बाद इसकी जांच के लिए आएगा, भारत में आएगा। ठीक है ना भाई? चलिए साहब आगे चलते हैं। 1919 के बाद क्या क्या घटनाएं हुई, कैसे कैसे हुई, बात करते हैं। नोट डाल के लिखिए, जो संवैधानिक से थोड़ा सा अलग है, नोट डाल के लिख लीजिए। जैसे हमने 1895 की बात की उसी तरीके से लिखेंगे। 1922 में महात्मा गांधी ने 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान की बात कही, संविधान बनने की बात कही जो भारतीयों की इच्छा अनुसार हो, जो भारतीयों की इच्छा अनुसार हो। 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान की बात कही जो भारतीयों के अनुसार हो। तो महात्मा गांधी ने भाई साहब संविधान की बात कब कही थी? 1922 में। भाई संविधान बनना चाहिए जो किसके अनुसार हो? भारतीयों के अनुसार। वे कब कहा था? 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था। आपको यह भी पता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना, दूसरी लाइन नोट में, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, 1923 में हुई। सॉरी, किसने करी? मोतीलाल नेहरू ने
1923 पहले लिख दिया मैंने। मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो स्वराज मतलब अपने राज्य की पार्टी की स्थापना, स्वराज्य संविधान प्राप्ति के लिए स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने 1923 में की थी। कब की थी? 1923 में की थी। 1925 में नोट डाल के एक तीसरी लाइन लिख लीजिए, एक अलग लाइन है ये। 1925 में एक वर्त समिति की सिफारिश पर, एक ये समिति की सिफारिश पर, ये कहां हुई है समिति? इंग्लैंड सरकार में। सिफारिश पर रेल बजट को अलग किया गया था पहली बार, याद रखना, पहली बार रेल बजट को अलग किया गया था। कब किया गया था? 1925 में। कौन सी समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो एक वर्त समिति की सिफारिश पर पहली बार रेल बजट को अलग किया गया था। ठीक है ना भाई? कब किया गया था? 1925 में किया गया था साहब। कब किया गया था? 1925 में किया गया था। अब देखिए 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में बात कही, वैधानिक आयोग की स्थापना हुई कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद एक दल आएगा जो चेक करेगा। आया साहब, बना, दल बन गया, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के लिए 8 नवंबर 1927 को, कब? 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन बना। कहां बना? इंग्लैंड में। कहां बना? इंग्लैंड में। इन लोगों ने भेजा जो 7 सदस्यीय टीम थी। कितनी टीम थी? 7 सदस्यीय टीम। किसकी जांच के लिए भारत में आई? 1919 के भारत शासन अधिनियम। 1919 के भारत शासन अधिनियम की जांच के लिए साइमन कमीशन का गठन हुआ। 8 नवंबर 1927 को साइमन की अध्यक्षता में कुल 7, साइमन प्लस 6, इन लोगों की सदस्यता बनी साहब, और ये टीम आई भारत। ये भारत पहुंची टीम 3 फरवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928 को भारत आया। कौन? साइमन कमीशन भारत आया। यानी कि साइमन कमीशन मतलब 7 जने भारत आए। अब भारत में इसका विरोध हुआ। क्यों? एक भी भारतीय नहीं, एक भी भारतीय नहीं, यानी कि इस टीम में एक भी भारतीय नहीं था। इसके चक्कर में इस टीम का विरोध हुआ। 8 नवंबर 1927 को बनी, 3 फरवरी 1928 को भारत में यह टीम आई। विरोध हो गया साहब, विरोध हुआ, अलग अलग विरोध किया। जहां जहां से ये साइमन कमीशन निकला, चाहे लाहौर हो, लखनऊ हो, विजयवाड़ा हो, पुणे हो, जहां जहां आया वहां वहां विरोध किया गया। ये भी पता है कि नेहरू घायल हुए थे लखनऊ में, गोविंद बल्लभ भाई पंत विकलांग हो गए थे, जवाहरलाल नेहरू लखनऊ में इसका विद्रोह कर रहे थे, घायल हो गए थे, उन पर भी लाठियां पड़ी थी। उसके बाद गोविंद बल्लभ भाई पंत इसका विद्रोह करते समय विकलांग हो गए थे। और आपको अच्छे ढंग से याद है केसी का विद्रोह करते समय लाला लाजपत राय को 30 अक्टूबर को लाला लाजपत राय को लाठियों से मारा गया सैंडर्स के द्वारा। गो साइमन बैक के नारे लगाए इसके विरोध में। लाठियों से 30 अक्टूबर को लाला लाजपत राय को सैंडर्स के द्वारा हाथों से मारा गया था। 17 नवंबर को इस महान व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। किसकी? लाला लाजपत राय की। और 1 महीने बाद ही 17 दिसंबर को ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने लाहौर में ही मार दिया था सैंडर्स को। किसको मार दिया था? सैंडर्स को। तो ये घटना मेरे को मतलब यहाँ इतना बताना था कि इसकी जांच के लिए साइमन कमीशन आता है। 8 नवंबर 1927 को बना और 3 फरवरी 1928 को भारत में आया। भारत में जगह जगह विद्रोह हुआ। इसने प्रस्ताव दिया। किसने? इस टीम ने। साइमन कमीशन ने प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव क्या क्या थे सुन लो साहब। प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रस्ताव क्या? इसके प्रस्ताव, पहला प्रस्ताव, जो चल रहा है चलने दो, यानी कि जारी व्यवस्थाएं लागू रखो, जारी व्यवस्थाएं लागू रखो, पहली बात। दूसरी बात इसने कहा गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन, इसी में लिख देता हूं सामने, गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन। अगर ये बात पूछी जाए कि गोलमेज सम्मेलनों का जो आयोजन हुआ था वो किसकी सिफारिश पर हुआ था, तो वो साइमन कमीशन की सिफारिश पर हुआ था। इसका विद्रोह हुआ, पूर्ण रूप से विद्रोह हुआ, लेकिन प्रस्ताव तो किए इसने, अपनी बातें तो रखी, कानून तो पता है क्या करना है। तो साइमन कमीशन का प्रस्ताव था कि जो भी जारी व्यवस्थाएं चल रही हैं उनको चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन
गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करवाओ जिससे इनको एक किया जा सके। किसने कहा? साइमन कमीशन ने। किसने कहा? साइमन कमीशन। चलिए साहब पढ़ते जाइए आगे आगे। सर नोट्स बनाते जाना सर। महत्वपूर्ण क्लासें हैं। संवैधानिक शुरुआत चल रही है। संविधान कैसे बना, किस तरीके से भारत में प्रभावित हुआ, अंग्रेजों का शासन किस तरीके से था, लिखित कानून क्या क्या था अंग्रेजों का, उन सब के बारे में एक एक करके चर्चाएं कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। 1928 के बाद आपको पता ही है 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की। नोट लगा के लिख लीजिए, नोट लगाइए, लिखिए सर। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की। मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की। इसमें आप लिखिए, इसमें इन्होंने डोमिनियन स्टेट्स की मांग की, औपनिवेशिक राज्य, औपनिवेशिक राज्य या डोमिनियन स्टेट्स की मांग। उन्नीस सौ 28 में मोतीलाल नेहरू ने साइमन कमीशन के बाद नेहरू रिपोर्ट जारी की। इस नेहरू रिपोर्ट में कुल 9 सदस्य थे। याद रखना कितने सदस्य थे? तो 9 थे। इसमें सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, लिख सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, मोतीलाल नेहरू थे। इन्होंने औपनिवेशिक राज्य की मांग की, डोमिनेंट स्टेट्स, यानी कि ये उस समय अंग्रेजों के द्वारा ही भारतीय लोगों पर कानून बनवाना चाहते थे कि आप साहब कोई कानून बनाइए जिसके तहत औपनिवेशिक राज्य की, डोमिनेंट स्टेट यानी कि एक तरीके से अंग्रेजों के आधिपत्य में जनप्रतिनिधियों की संस्था काम करें। यह प्रक्रिया डोमिनेंट स्टेट्स में आती है, औपनिवेशिक राज्य में आती है। और ये किसके तहत मांग की गई थी? मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट में मांग की गई थी। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। नोट में लिखना, ये लाइनें अलग है संविधान से, लेकिन इनसे ही संविधान बनने की प्रक्रिया बनती है। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वराज्य दिवस मनाया गया। ठीक है ना साहब? लिखिए, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज्य की स्थापना की गई और पहला स्वराज्य दिवस 26 जनवरी 1930 को बनाया गया। कब बनाया गया? 26 जनवरी 1930 को बनाया गया। ठीक है ना साहब? अब भारत में स्वराज्य की मांग बहुत लंबे स्तर पर आ चुकी है, बढ़ता ही जा रहा है स्तर। किसका? स्वराज्य का। किसका स्तर बढ़ता जा रहा है? स्वराज्य का बढ़ता जा रहा है। आपको खूब पता है कि इसी समय महात्मा गांधी ने भी दांडी मार्च किया, सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। ठीक है ना? महात्मा गांधी भी आंदोलन कर रहे थे, सब लोग आंदोलन कर रहे हैं। अब गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ। अच्छा, गोलमेज सम्मेलनों का जो आयोजन हुआ वो किसने प्रस्ताव दिया था? याद है आपको? किसने दिया था साहब? साइमन कमीशन ने। किसने दिया था? साइमन कमीशन ने। अब भारतीय पूर्ण रूप से इधर विद्रोह कर रहे हैं, उनको मनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है। कितने हुए थे साहब? 3। 1 2 3। देखिए गोलमेज सम्मेलन के बारे में क्या क्या है, हम ढंग से और भी ढंग से पढ़ सकते हैं। जब भारतीय इतिहास पढ़ेंगे यहां भी मैं इनको बहुत अच्छे ढंग से आपको क्लियर करा सकता हूं। 12 नवंबर 1930 को पहला हुआ। 12 नवंबर 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ। दूसरा 7 सितंबर 1931, 7 सितंबर 1931। और चौथा जो हुआ वो हुआ 17 नवंबर 1932। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। सॉरी, तीसरा। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? 3। पहला 12 नवंबर 1930, दूसरा 7 सितंबर 1931 और तीसरा 17 नवंबर 1932। और इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, याद रखना, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? रेंजे मैकडोनाल्ड।
और वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। वायसराय कौन था? लिख सकते हैं लॉर्ड इरविन था। अब देखिए, अंग्रेजों ने कांग्रेस को मनाने के लिए और सभी जितनी भी जनप्रतिनिधि संस्थाएं थी भारत में उनको मनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करवाया। 12 नवंबर 1930 को पहला आयोजन हुआ। कांग्रेस नहीं गई, कांग्रेस नहीं गई। बाकी का अगर हम और जानना चाहते हैं तो आप इसमें लाइन लिख सकते हैं इतिहास में, और मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से इसको क्लियर कराऊंगा गोलमेज सम्मेलन को, कि इसमें सिखों की तरफ से एक व्यक्ति गए थे और मुस्लिम लीग की तरफ से भी गए थे। ठीक है ना। अगर बात करें सिखों की तरफ से कौन गए थे, तो सिखों की तरफ से जो जाने वाले थे पहले थे सुंदर सिंह जी, और मुस्लिम लीग की तरफ से थे मोहम्मद शफी। आप लिख सकते हैं पहले गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद शफी, सिख समुदाय की तरफ से सुंदर सिंह ने भाग लिया। कांग्रेस नहीं गई थी। दलित समुदाय की तरफ से अंबेडकर गए थे। कौन गए थे? महाराव अंबेडकर गए थे। ठीक है ना भाई। कब? 12 नवंबर 1930 को। कांग्रेस नहीं गई। जब कांग्रेस नहीं गई तो 5 मार्च 1931 को इरविन गांधी समझौता हुआ। इरविन गांधी समझौता हुआ। इरविन गांधी समझौता हुआ। इरविन गांधी समझौते के तहत इरविन ने गांधी जी को मना लिया कि आप सबने अवज्ञा आंदोलन बंद कर दो और आंदोलन बंद करके मेरे साथ चलो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। भाई वहां का प्रधानमंत्री था, उसने वायसराय को कहा, वायसराय ने मनाया, भैया समझौता हुआ। पूना की नर्मदा जेल में यह समझौता हुआ था। इन्होंने क्या किया? गांधी ने अपना समझो मतलब जो सबने अवज्ञा आंदोलन है वो बंद कर दिया और बंद कर करके पहुंच गए 7 सितंबर 1931 को दूसरे सम्मेलन में। लेकिन वहां गए, इनकी बात किसी ने मानी नहीं। यहां भी कहा जाता है कि इनको यहीं पे अर्धनग्न फकीर, आधा नंगा फकीर पुकारा गया था। इन्होंने 11 सूत्रीय मांग रखी, नहीं मानी। जब इनकी मांग नहीं मानी तो ये वापस आ गए, यानी कि दूसरे अधिवेशन में कांग्रेस तो गई, किसके रूप में गई? महात्मा गांधी के रूप में। जब लेकिन मांगे नहीं मानी तो ये वापस आ गए। इन्होंने दोबारा सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। किसने? महात्मा गांधी ने। ठीक है ना। महात्मा गांधी ने वापस आकर के जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन में इनकी बात नहीं मानी गई तो ये वापस आ गए और इन्होंने सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है ना भाई। अब इसमें भीमराव अंबेडकर भी गए थे। कौन गए थे? भीमराव अंबेडकर पहले में भी गए, दूसरे में गए, दलित समुदाय का बन के। जब कांग्रेस ने बात नहीं मानी तो अंग्रेजों ने क्या किया? एक कला खेली और 16 अगस्त 1932 को 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड, जिसको हम सांप्रदायिक पंचांग कहते हैं, सांप्रदायिक पंचांग घोषित किया। ठीक है ना भाई। देखिए मैं इसमें क्यों बता रहा हूं, ये तो इतिहास की बात है, आधुनिक इतिहास की, लेकिन यहां हमको इसको समझना जरूरी है कि घटना हुई कैसे है। ठीक है ना। तो 7 सितंबर 1931 को कांग्रेस तो गई लेकिन गांधी की बात नहीं मानी। गांधी आगे अंबेडकर गए थे, उनके बातों को रखने के लिए दलित समुदाय को 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत ब्रिटिश सरकार ने घोषित किया, रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री ने घोषित किया, जिसमें भारतीय हिंदुओं को 17 दलों में बांट दिया और दलितों को अलग से आरक्षण दे दिया। दलितों को अलग से आरक्षण दे दिया। जब गांधी ने दोबारा आंदोलन शुरू कर दिया था तो इनको वापस पूना की नर्मदा जेल में डाल दिया था। जब गांधी जी को यह बात पता चली तो उन्होंने 20 सितंबर को अनशन शुरू किया। क्या शुरू किया? अनशन। कहां शुरू किया? पूना की नर्मदा जेल में। 26 सितंबर को गांधी में और अंबेडकर में समझौता हुआ, जिसे हम गांधी अंबेडकर समझौता के नाम से जानते हैं। गांधी अंबेडकर समझौता हुआ, जिसके तहत पुनः दलितों को हिंदू समुदाय में जोड़ा गया और उसके बाद उनको वहीं पर आरक्षण दिया गया। याद रखना 17 भागों में बांट दिया था हिंदुओं को और फिर दलितों को अलग से आरक्षण दिया गया था। फिर उसके खिलाफ में महात्मा गांधी ने अनशन किया 20 सितंबर को और फिर 26 सितंबर को गांधी अंबेडकर समझौता हुआ, जिसके तहत पुनः इनको इनमें जोड़ा गया। और फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ, लेकिन कांग्रेस इसमें भी नहीं गई। तीनों में किसने भाग लिया था? अंबेडकर ने भाग लिया था। किसने भाग लिया था? अंबेडकर ने भाग लिया था। क्लियर है ना। दलित समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में अंबेडकर ने तीनों भाग लिया। बाकी का महाराजा गंगा सिंह गए थे, वो चीजें अलवर के तेज सिंह गए थे, वो हमने राजस्थान इतिहास में पढ़ चुके हैं, हम संविधान पढ़ रहे हैं। ठीक है ना साहब। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन ये नोट में है, अलग से बात है। अब ये सब हुआ
लेकिन कांग्रेस मानी नहीं। अब विरोध तगड़ा चल रहा है, ठीक है ना साहब। कब की बात पहुंच चुके हैं हम? 1932 तक। एक एक चीज को समझते जाइए। अब 1932 के बाद क्या हुआ? 1934 में 1932 के बाद क्या हुआ? 1934 में मानवेंद्र नाथ राय ने कानूनी रूप से संविधान की मांग की। 1934 एम एन राय मानवेंद्र नाथ राय ने कानूनी रूप से संविधान की मांग। और याद है आपको, यही लाइन हम सबसे पहले संविधान की मांग पढ़ते हैं। ये मेन लाइन है कि पहली बार कानूनी रूप से संविधान की अगर मांग की गई थी तो वो कब की गई थी? 1934 में की गई थी। कब की गई थी? 1934 में। इसके बाद हम 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है वो पढ़ेंगे हम कल। प्रमुख अधिनियम है, बड़ी क्लास रहेगी हमारी 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक इसे पहुंचाएं। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।